हेलो, नमस्ते, जय हिंद, वेलकम टू कॉन्वर्जेशंस विद कर्नल। आज हम आपके साथ फिर जुड़े हैं एक नया एपिसोड लेकर, और ये एपिसोड थोड़ा स्पेशल है। आज जैसा कि आप जानते होंगे, आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है, जागतिक नारी दिवस। और इसी उपलक्ष्य में हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है, और ये स्पेशल गेस्ट एक महिला हैं, और ये आर्मी से नहीं जबकि नेवी से हैं। और इन्हें नेवी ने नौसेना मेडल भी दिया है वीरता के लिए। इनका नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर ऐश्वर्या बोड्डापट्टी। Lieutenant Commander Aishwarya Bodapati, she is one person who kept the team together. इन्होंने तकरीबन 10-11 साल नेवी में सर्विस की, और इनके पास एक अलग रिकॉर्ड है, बहुत ही यूनिक रिकॉर्ड है। ये तेलंगाना स्टेट से बिलोंग करती हैं, और तेलंगाना स्टेट की पहली महिला अफसर हैं जिन्हें कि एक वीरता पुरस्कार दिया गया है। तो आइए जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी। Welcome to Conversations with Colonel Aishwarya. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। और बहुत खुशी है मुझे यहाँ पे आके अपनी कहानी आपको सुनाने में। मुझे ही नहीं, हमारे कई सारे दर्शक भी आपकी कहानी सुनेंगे, और बहुत मज़ा आएगा उनको सुनने में कि आपकी जर्नी कैसी रही, आपका नेवी का एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको नौसेना मेडल जो दिया वो किस बात के लिए दिया। लेकिन शुरू करते हैं शुरुआत से। कैसे इरादा बनाया आपने फोर्सेस ज्वाइन करने का? फोर्सेस ज्वाइन करने का इरादा मेरा शायद बचपन से ही बन चुका था, क्योंकि जब मैं छोटी थी मेरे पिताजी CISF में काम किया करते थे। यही हैदराबाद की पली बड़ी हूँ मैं। तो जो मेरा स्कूल था वो एक एयरफोर्स स्टेशन में था, और उसी समय हम काफ़ी एयर शोज़, हर दिन शायद हमारे स्कूल के ऊपर से काफ़ी एयरक्राफ्ट्स उड़ती जाती थी। तो एक ऐसा छोटा सा इरादा बन गया कि मेरा कि मुझे पायलट बनना है। और फिर मैंने अपनी पढ़ाई फिनिश की। मैं आई एम अ इंजीनियर इन मेटलर्जी फ्रॉम हैदराबाद इटसेल्फ। तो तब मैंने निश्चय किया था कि मैं किसी R&D या किसी इंडस्ट्री, स्टील फैक्ट्री, शायद उनमें जाके काम करूं। लेकिन तब ये बहुत चौंकाने वाली बात थी कि काफ़ी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिन्होंने रिफ्यूज़ किया था कि वो फीमेल कैंडिडेट्स को नहीं लेंगे। हाँ, क्योंकि मैं भी जहाँ तक जानता हूँ मेटलर्जी फील्ड से एक तो बहुत छोटा फील्ड है, और बहुत कम लोग होते हैं इसमें, और ज़्यादातर आपका काम सब बड़ी फैक्ट्रियों में, जहाँ बड़े बड़े मशीन्स बन रहे हैं, वहाँ होता है। तो लेडीज़ कम ही होती हैं इसमें, नहीं? एक्चुअली स्टूडेंट्स ही कम होती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड जो इन फैक्ट्रीज़ में काम करती हैं डेफिनेटली कम होती हैं। तो वो शायद विलिंग नहीं थे कि एक महिला आके फील्ड में काम करे। तो ये चौंकाने वाली बात थी, लेकिन फिर भी मैं अप्लाई किए जा रही थी। और उसी टाइम मैं एक इंटर्नशिप कर रही थी एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन से हैदराबाद में, और मेरा काम एक मिसाइल कंपोनेंट को तैयार करने में था। उसके रिलेटेड जो भी रिसर्च होती थी उस पर काम करना था। तो तब मैंने निश्चय किया कि क्यों ना इसके यूज़र साइड में जाया जाए। और उसी टाइम एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आया कि नेवी इज़ लुकिंग फॉर ऑफिसर्स टू जॉइन द नेवल आर्किटेक्चर ब्रांच ऑफ नेवी, और उसमें बीटेक मेटलर्जी भी शामिल था। और ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था कि महिला नहीं चाहिए। जेंडर न्यूट्रल एडवर्टाइजमेंट था। दे वर जस्ट लुकिंग फॉर ऑफिसर्स, मेल एंड फीमेल, दैट वाज ओनली मेंशन्ड। तो ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, और मैंने अप्लाई किया। और जैसे कहते हैं, रेस्ट इज़ हिस्ट्री। नेवी ज्वाइन करने का फैसला तो कर लिया ऐश्वर्या, लेकिन आपके घर पे लोग सपोर्टिव थे या कैसा था? पेरेंट्स सपोर्टिव थे आपके? वेल, आई थिंक ये मेरे लिए काफ़ी सौभाग्य की बात है कि दोनों पेरेंट्स मेरे, बोथ फादर एंड मदर, बचपन से ही काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं। और जो जनरल न्यूट्रल ट्रीटमेंट रहा है वो घर पे भी रहा है कि आई हैव अ ओल्डर ब्रदर, और मुझे उनसे कभी अलग नहीं ट्रीट किया गया, या ऐसे नहीं कहा गया कि सिर्फ लड़का बाहर के काम कर सकता है, लड़की घर के काम करेगी, ऐसा कुछ नहीं था। सो
काफ़ी इंकरेजमेंट थी पेरेंट्स के साइड से कि अगर इसी में मेरा मन था कि मैं नेवी जाके ज्वाइन करूं, तो रेजिस्टेंस पेरेंट्स से नहीं था, लेकिन ऐसा होता है जनरली कि रिश्तेदार या आसपास के फैमिली फ्रेंड्स बोलते हैं कि एक ही लड़की है। एंड ऐसा भी हुआ था कि मैं पहली ऐसी पर्सन हूँ जो अपने फैमिली से आर्म्ड फोर्सेस में ज्वाइन कर रही थी। तो ज़्यादा जानकारी किसी को नहीं थी, लेकिन नहीं भेजना चाहते थे क्योंकि आई थिंक एक स्पेशली पीपल कमिंग फ्रॉम साउथ इंडिया, देयर इज़ एक ओपिनियन रहता है कि फ़ौज में जाएंगे तो जंग होगी और एक ही बेटी है, आप क्यों भेजना चाहते हैं। और ये भी होता है कि वहाँ एक कमेंट आ जाता है कि कल्चर ठीक नहीं होता, लड़कों के साथ उठना बैठना होता है, तो आपको नहीं भेजना चाहिए। ऐसे काफ़ी चीज़ें आई, बट आई थिंक मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे कि जाने से नहीं रोका या कभी क्वेश्चन किया कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन ओनली नेवी एंड नॉट गो एनीवेयर एल्स। पेरेंट्स तो सपोर्टिव थे, लेकिन आसपास के लोग, रिश्तेदार वगैरह काफ़ी ये तो होता है। आई थिंक मेरी 10 साल की सर्विस में नेवी में हर टाइम कोई ना कोई आके ये डेफिनेटली बोलता है रिश्तेदारों में डेफिनेटली कि ये हो चुका है कि अभी तो शादी हो गई, अब छोड़ दो। ये हमेशा होता रहता है कि कोई ना कोई आके बोलता है। इनफैक्ट जब आई मे बी डाइग्रेसिंग अ लिटिल, जब मेरे लिए शादी के लिए रिश्ते ढूंढे जा रहे थे, तो लड़के वाले ऐसे आए जिन्होंने बोला अगर आप नेवी छोड़ दोगे तो शादी करेंगे। फिर आपने क्या चुना, लड़का की नेवी? Of course, I joined Navy as right after college. Is just like I was a kid and right into the Navy. So Navy, or I would say armed forces, has shaped my character और identity जो है, बना दिया। एक personality जो है वो नेवी ने ही बनाई, तो मैं क्यों छोड़ूंगी। तो आपने पेरेंट्स को बना लिया, रिश्तेदारों को बना लिया, और फिर आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया कि कैसा हुआ? उस समय इट वॉज डायरेक्टली इंटरव्यू एट SSB। तो जब मैं SSB देने गई तो मुझे ये पता चला कि नॉट जस्ट मेरा पहला अटैम्प्ट था, लेकिन जो मेरे साथ में आई हुई थी, आई सॉ बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो मेरी अब बैचमेट्स हैं, जिन्होंने जो कई अटैम्प्ट्स दे रही थी। तो ये मुझे पता चला कि पीपल आर पैशनेट टू जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस। तो मैंने सोचा जब इतने पैशनेट लोग हैं तो कुछ तो बात होगी कि लोग नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं या आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं। और जब मैं SSB के लिए गई थी कि करीब 150 लड़कियां आई हुई थी, उसमें से पहले राउंड में 30 शॉर्टलिस्ट हुई और एट दी एंड 6 लड़कियां सेलेक्ट हुई। बहुत टाइट फिल्टर है, तो बहुत टाइट फिल्टर है। एंड सिलेक्शन प्रोसेस इज़ ऑल्सो, आई वुड से, बहुत ही होलिस्टिक सिलेक्शन प्रोसेस होता है, जहाँ पे एक जो भी कैंडिडेट होता है उनका फिज़िकल, मेंटल, every way they are tested, and I think the entire test is formulated इस हिसाब से कि देखना चाहते हैं कि वो कौन सी कंडीशंस में कैसे रिएक्ट करेंगे। उस हिसाब से तो आप पहले में ही सिलेक्ट हो गई? यस, वेरी नाइस। फर्स्ट अटेम्प्ट। आई थिंक मे बी a lot comes with the way we are in general. I think one thing I have learned from my father is to be absolutely honest और be authentic, कि आप अगर हम pretend नहीं करते कि as somebody else or try to be something else, we will get through. And मेरे इंटरव्यू प्रोसेस में भी यही हुआ कि I was absolutely जो जेन्युइननेस है वो दिख के आ जाता है कि अगर आप गलत भी कुछ प्रिटेंड करने को ट्राई कर रहे हो, वो पता ही चल ही जाता है कि इंटरव्यूअर्स ने सिर्फ मुझे नहीं और 10,000 कैंडिडेट्स को किया होगा, तो डेफिनेटली दे वुड गेट टू नो। मैं ये इसलिए पूछ रहा था ऐश्वर्या, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि अनलाइक मेल कैंडिडेट्स, चाहे वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हो, लेडी ऑफिसर्स का सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा लड़कियाँ सिलेक्ट हो जाती हैं, लेकिन मेरिट में नहीं आ पाती। तो आई थिंक आप वन ऑफ द फ्यू होंगे जो एक ही गो में फ्रॉम SSB टू मेडिकल टू मेरिट आपने क्लियर किया और एक्चुअल मतलब एकेडमी में पहुंच गए।
सो इसीलिए मैं ये इस बात पे ज़रा गौर कर रहा था। ऐश्वर्या, तो आप जब नेवल एकेडमी एडीमला पहुँचे तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? वाज इट डिफ़िकल्ट, मुश्किल था, फिज़िकली या एकेडमिकली मुश्किल था? एकेडमिकली मुश्किल नहीं था क्योंकि काफ़ी बेसिक सब्जेक्ट्स, एटिकेट्स ये सब सिखाए गए थे, बट फिज़िकली काफ़ी चैलेंजिंग था क्योंकि पहले कभी हमने मे बी शायद मैंने 100 मीटर भी दौड़ी नहीं होंगी, बट एक ऐसे सिचुएशन में आ गए थे जहाँ पे पूरा दिन हम दौड़े जा रहे हैं और या कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी होती रहती थी, चाहे वो स्विमिंग हो, रनिंग हो, क्रॉस कंट्री हो विच इज़ लाइक अ मिनी मैराथन, या काफ़ी फ़िज़िकल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती थी कि अगर एक दिन में अगर 24 घंटे होते हैं तो अगर 18 घंटे हम जागे हैं तो उसके स्टार्ट से लेकर एंड तक फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा होती थी। ऑफ कोर्स क्लासेस भी थे लेकिन वो काफ़ी कम समय के लिए होते थे। कोई भी छोटी सी गलती का देयर वाज अ पनिशमेंट कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन, जिसमें परेड ग्राउंड के 8 राउंड लगाने पड़ते थे राइफ़ल के साथ। तो लड़कों का लड़कियों का एक ही था कि 30 मिनट में 8 राउंड ख़त्म करने हैं। तो कुछ बहुत कठिनाइयाँ होती थी। आई थिंक जो ट्रेनिंग फ़ेज़ है वो इट वाज़ लाइक अ कल्चर शॉक कि हमारा डे टू डे लिविंग हैबिट से लेकर द वे वी ईट फूड, खाना कैसे खाते हैं, अपना बिस्तर कैसे बनाते हैं, सब कुछ सिखाया गया था। एंड नेवी के तौर तरीके और जो रेजिमेंटल सिस्टम होता है, जो डिसिप्लिन आता है वो क्यों होता है, ये सब उस 6 महीने के फेज़ में समझाया जाता था। लेकिन क्योंकि हम पूरे 20 साल अपने किसी और तरीके से रहे हैं, मुझसे तो रहा नहीं गया था पहले 1 महीने में, और मैं लेटर लिखती थी अपने पिताजी को कि मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मुझे घर वापस आना है। तो वो बोलते थे बस ये ट्रेनिंग फ़ेज़ ख़त्म होने दो, फिर आ जाओ घर एंड फिर आप डिसाइड कर सकते हो वेदर यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट। और फिर मैंने ये भी सोचा कि मेरे साथ में जो मेरे बैचमेट्स हैं वो भी तो उन्हीं मुश्किलों से गुज़र रहे हैं जिसमें से मैं जा रही हूँ, तो अगर वो रह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो उसी समय से ये कमराडरी जो है, जो मेरे साथ के कोर्समेट्स हैं वो अभी भी मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, और शायद ही कोई बाहर के ऐसे दोस्त बनते हैं। तो क्या था सबसे मुश्किल, क्या था फिर ट्रेनिंग में, पढ़ाई या फिज़िकल एक्टिविटी? पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो थी काफ़ी होती थी कि हमें स्विमिंग करना पड़ता था, देयर वाज रनिंग, क्रॉस कंट्री होती है, इट इज़ लाइक अ शॉर्ट मैराथन, और काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं, स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स, रनिंग एक्टिविटीज़, कैंप्स होते हैं, मैचेस, इट कैन स्पोर्ट्स भी होते हैं, वॉलीबॉल, ये सब। सो एवरी लाइक अगर हम 24 आवर्स में अगर वी आर अवेक फॉर से 18 आवर्स, एक्सपेक्टिंग दैट हम 6 घंटे की नींद पूरी कर रहे हैं, तो 18 घंटे में पहले लाइक सुबह के 5 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक का पूरा टाइम टू टाइम सारा सॉर्ट आउट था। तो वो काफ़ी कंज्यूमिंग था, लेकिन आई थिंक वो इसीलिए बनाया जाता था कि हम वो 6 महीने सिर्फ अगर वो ट्रेनिंग में हमने सही से फोकस किया तो बाकी सर्विस भी आसानी से निकल जाएगी। और उस टाइम ऐसा लगता है कि ये कब ख़त्म होगा, मुश्किल था ये, लेकिन अब लगता होगा कि नहीं यार बहुत मज़े किए। आई थिंक सब यही बोलते थे जो हमारे इंस्ट्रक्टर होते थे एकेडमी में कि आप ये समय अब हमेशा के लिए याद रखोगे। तो यही होता, उस टाइम जब हम एकेडमी में होते तो हम अपने बोर्ड पे लिखते थे DLTGH, डेज लेफ्ट टू गो होम, बट और हम हर दिन उसमें से एक दिन घटाया करते थे कि कब घर जाएंगे। बट आई थिंक अभी जब हम सारे बैचमेट्स मिलके बात करते हैं तो हम वहीं पे जो इंसिडेंट्स हुए थे, जो मेमोरीज थे, हम रात भर तारों के नीचे भी सो चुके हैं, ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए हैं, हम याद करके उनको वी रिलीव दोज डेज जो एकेडमी में हुए थे। अमेजिंग। ऐसा कुछ याद है आपको कि कुछ फ़नी इंसिडेंट हुआ हो या कोई बहुत ही मजाकिया वाकया?
काफ़ी फ़नी इंसिडेंट्स हुए थे, लेकिन एक ये हुआ था कि हमारे कैंप्स होते थे जिसमें पूरी रात रात भर 30 किलोमीटर की रन एक रात में, एंड देवर टारगेट्स. इट्स लाइक अ वॉर लाइक सिनेरियो बट शॉर्ट एंड टू टेस्ट आवर फिजिकल मेंटल कैपेबिलिटी. नहीं, मेरा एक सवाल है इस पे, और ज़्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन नेवी की ट्रेनिंग में ज़मीन पे 30 किलोमीटर रात को दौड़ाने का क्या मतलब है? आई थिंक जो ट्रेनिंग होती है, आई थिंक अल्टीमेटली ये होता है कि अगर अगर परिस्थिति ऐसी आए तो शायद हम आर्मी को भी सपोर्ट कर पाए. बहुत बुरा दिन होगा अगर आर्मी को नेवी सपोर्ट कर रही है इस तरह से, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा होगा कि मेंटल एंड्योरेंस चेक करने के लिए या फिजिकल एंड्योरेंस चेक. देयर वर स्पेसिफिक टारगेट्स वी हैड टू पिक और लोकेशंस जहाँ पे हमें रीच होना पड़ता था. तो कभी कभी ऐसी फैसिलिटी नहीं होती कि इतनी सारी लड़कियाँ कुछ मे बी वॉशरूम्स, और हमें रात में बस झाड़ के पीछे जाके वी हैड टू रिलीव आवरसेल्व्स. तो जंगल में तो हमारे जो मेल काउंटर पार्ट्स हैं, हम उनको बोलते थे कि यार आ जाओ. सो वो खड़े होते थे और हम वी विल गो इनटू द बुशेस ताकि कोई आए ना. और हम ऐसी जगह नाउ अभी जब मैं सोचती हूँ कि ऐसी जगह में थे हम कि कोई चाहे भी तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम उनको, लेकिन आई थिंक इट इज़ अ वेरी फनी इंसिडेंट. और हम उस लड़की को अभी भी बोलते थे कि यार तू उस दिन आया था हमारे साथ. बट आई थिंक उसी की वजह से जो हमारी दोस्ती थी, बॉन्डिंग, कमराडरी जो हम बोलते थे, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई. एक फेथ, ट्रस्ट, ये चीज़ें उसमें बढ़ जाती हैं. यस, एब्सोल्युटली. तो ऐश्वर्या, व्हाट विल बी योर एडवाइस? क्या सुझाव होगा उन यंग लड़कियों के लिए जो आज सोच रही हैं कि मैं आर्मी में जाऊं या नेवी में जाऊं? तो उनके लिए आपकी क्या रिकमेंडेशन होगी? अगर यंग गर्ल्स आर प्लानिंग टू जॉइन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है, क्योंकि अपनी देश के लिए काम करने से बड़ा पहले तो कुछ होता नहीं है कि और कोई भी आई वुड से सर्विस सेक्टर ऐसा नहीं है जहाँ पे आप अपनी देश के लिए डायरेक्टली काम कर रहे हो. और दूसरा आई थिंक ये होता है कि एक लड़की होने के कारण कई ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि हमें अपना करियर या लाइफ डिसीशंस खुद लेने का अवसर नहीं मिलता. तो बट देन जब हम फ़ौज में भर्ती हो जाते हैं तो हमें वो इस तरीके से कंडीशन करते हैं कि हम खुद काबिल हो जाए जो भी हम करना चाहें लाइफ में, एंड विदाउट अ डिपेंडेंसी ऑन समवन एल्स. सो इट इज़ लाइक आर्म्ड फोर्सेस में रहना शेप्स कैरेक्टर. आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है. आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है. और किसी भी मुश्किल का सामना करना, आई थिंक वो आई वुड से एक धैर्य आ जाता है कि हम खुद अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. कॉन्फिडेंस वाली बात, कॉन्फिडेंस आ जाता है. एंड ये बहुत ही अच्छी बात है कि यंग गर्ल्स अगर ज्वाइन करना चाहे, आई थिंक वो पहले ही इट गिव्स अ फेथ दैट दे वांट टू बिकम मोर कॉन्फिडेंट एंड कम आउट एज स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स. वेरी नाइस. और रिसेंटली तकरीबन 1-1.5 साल पहले इंडियन नेवी ने, भारतीय नौसेना ने एक डिसीजन लिया जहां लेडी ऑफिसर्स को फर्स्ट टाइम फ्रंट लाइन वॉरशिप यानी युद्ध पोतों पे पोस्टिंग किया गया जिनका, और वो अभी वहाँ सर्व कर रही हैं. तो आपके टाइम ऐसा था? नहीं, ये एक्चुअली ये जो डिसीजन है ये काफ़ी आई वुड से बहुत महिला अधिकारी और जो उनको पुरुष द मेल काउंटर पार्ट्स हु वर ऑलवेज सपोर्टिंग एंड बिलीविंग इन देम, उनकी मेहनत का फल है कि एक महिला अधिकारी का वॉरशिप में जाना इज़ कंसिडर्ड कॉम्बैट पोस्टिंग जो है. अभी आई थिंक हाल ही में एक लेडी ऑफिसर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज कमांडिंग ऑफिसर ऑफ ऑफशोर पेट्रोल वेसल. और वो दिन दूर नहीं जब एक कैपिटल शिप की, बड़े शिप की जो कमांडिंग ऑफिसर है वो एक महिला हो. ये सिर्फ एक आई वुड से कंडीशनिंग का आई मीन
वो आदत होने की बात है कि पीपल ऑन बोर्ड वॉरशिप्स जो सोल्जर्स हैं, हमारे सेलर्स हैं, उनको यूज़ टू होना पड़ेगा इस बात को कि अभी महिला हमारे साथ है। और महिलाओं को भी, जो द विमेन दैट आर गोइंग ऑन बोर्ड शिप, आई हैव टू गेट यूज टू द फैक्ट दैट नाउ आई विल बी लिविंग विद एक ऐसी जगह में जहाँ रहूँगी जहाँ पे 90% ऑफ माई कोलीग्स आर गोइंग टू बी मेल। आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कह रही हैं ऐश्वर्या, और काफ़ी नुआंस्ड है। सिर्फ ऑफिसर्स और सेलर्स जो मेल काउंटर पार्ट्स हैं आपके, उन्हीं को नहीं, बट इवन विमेन ऑफिसर्स को भी अपनी मेंटल कंडीशनिंग करनी पड़ेगी। सो ऐश्वर्या, जानना चाहेंगे कि आपका नेवी में ब्रांच क्या था। मैं जानता हूँ कि नेवी में अलग अलग ब्रांचेस होते हैं सभी ऑफिसर्स के लिए, तो आपकी स्पेशलाइजेशन क्या थी? मेरी स्पेशलाइजेशन नेवल आर्किटेक्चर थी और मेरा प्राइमरी काम नेवी में वॉरशिप्स और जो युद्धपोत हैं और सबमरीन्स हैं उनको डिज़ाइन करना, कंस्ट्रक्ट करना और रिपेयर करना। जो हम एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड मेंटेनेंस साइकिल है वॉरशिप्स का, उसका ख्याल रखना मेरा प्राइमरी काम था। और क्योंकि मैं और मेरे जो मेरे साथ वाले जो बैचमेट्स थे वो काफ़ी अलग स्ट्रीम से आए हुए थे। जैसे आई एम अ मेटलर्जिकल इंजीनियर, दे वर ऑल फ्रॉम सिविल मैकेनिकल बैकग्राउंड। तो हम सब के लिए एक ओरिएंटेशन चाहिए था जहाँ हमें वॉरशिप डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन के बारे में सीख पाए। तो आईआईटी दिल्ली में एक स्पेशल कोर्स है सिर्फ नेवल आर्किटेक्ट्स के लिए, जिसमें हम इंडियन नेवल एकेडमी के पहले ट्रेनिंग फ़ेज़ के बाद आईआईटी दिल्ली जाते हैं फॉर अ प्रॉपर डिग्री, जहाँ पे हमें ये डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन सिखाया जाता है नेवल वॉरशिप्स का। तो आप एक इंजीनियरिंग डिग्री बाहर से करके आए हैं और फौज ने आपको आईआईटी दिल्ली से एक डिग्री करा दी विदाउट जेई। विदाउट जेई। ग्रेट। आपको आईआईटी में जाना है और जेई पास नहीं हो रहा है तो नेवी ज्वाइन कर ले, नेवी आपको आईआईटी भेज देगी। बिल्कुल। तो ऐश्वर्या, आप बात करते हैं आपके नौसेना मेडल की, लेकिन मेडल पे आने से पहले आपने एक बहुत ही अलग काम किया। दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि ऐश्वर्या उन 6 महिलाओं में से हैं भारत देश की जिन्होंने पूरे विश्व का सेलिंग बोट पर एक चक्कर लगाया, पूरे दुनिया को चक्कर लगाया एक सेलिंग बोट के ऊपर। तो अब जानेंगे ऐश्वर्या जी से कि कैसे कैसे सिलेक्शन हुआ, क्या एक्सपीरियंसेस थे, क्या कुछ उनको रिस्क लगे, कुछ ऐसे मोमेंट्स जिनसे उनको सफ़र में गुजरना पड़ा जो उनके लिए एक लाइफ की सीख बन गई। तो ऐश्वर्या, कैसे, मतलब नेवी में डिज़ाइन करते करते, मेंटेनेंस करते करते आप ये सेलिंग में कैसे चलेंगी? सो नेवी में भर्ती होने के बाद अपार्ट फ्रॉम जो प्राइमरी काम था वॉरशिप डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन, मैंने ये भी सीखा कि हम किसी भी स्पोर्ट या एडवेंचर एक्टिविटी में पार्ट ले सकते हैं। और मैं बचपन से ही काफ़ी उत्सुक थी एडवेंचर एक्टिविटीज़ को लेके, क्योंकि मुझे जब मैं छोटी थी मुझे पानी का डर था। समंदर का डर था, आई वुड से। और आप नेवी में गई? क्योंकि जब मैं पैदा हुई थी मेरे फादर वाज पोस्टेड इन विशाखापट्टनम, और वहाँ पे मैंने समंदर को शायद पहली बार देखा होगा जब मैं छोटी बच्ची थी। जो समंदर से बहुत बड़े नॉइस आते थे उससे मुझे डर लगता था। तो नेवी में ज्वाइन करने के बाद मैंने पहले से स्विमिंग सीख ली कि मुझे पानी में अगर मैं गिर जाऊँ तो मैं खुद को बचा पाऊँ। तो ऐसे ही अपने पानी के डर को दूर करने के लिए मैं हमेशा पानी के पास या पानी के रिलेटेड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती थी। तो उसी हिसाब से मैंने रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, स्कूबा डाइविंग, ये सब अंडमान्स में तो काफ़ी स्कूबा डाइविंग और डाइविंग एक्सरसाइजेस किए थे मैंने। तो और इट वाज बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे को इन सारे एडवेंचर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना। और तब भी नेवी केम अप विद एन आइडिया वेयर जब वो देख रहे थे कि 6 महिला अधिकारी दे गो ऑन अ राउंड द वर्ल्ड एक्सपीडिशन। तो ये तो इट वाज वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि जब मैंने आई जॉइन नेवी, आई गॉट टू नो दैट विमेन डोंट गो ऑन बोर्ड वॉरशिप्स, जबकि नेवी का टैगलाइन था जॉइन द नेवी सी द वर्ल्ड। तो मैंने सोचा शायद यही एक माध्यम है जहाँ से मैं पूरी दुनिया का भ्रमण करके आऊँ एक सेल बोट में। तो मैंने वॉलंटियर किया। मेरी तरह आई थिंक नेवी में अबाउट 40 विमेन ऑफिसर्स वॉलंटियर्ड,
और हम सब सिलेक्शंस के लिए गए गोवा में। तो हमारे मेंटोर हैं कैप्टन दिलीप ढोंडे, जो कि पहले ऐसे इंडियन हैं जिन्होंने हु सर्कमनेविगेटेड द ग्लोब। तो उन्होंने आई थिंक उन 40 महिला अधिकारियों में से मुझे भी सिलेक्ट किया, और मेरे साथ हमारी जो बाकी क्रू हैं इंक्लूडिंग हमारी कैप्टन वर्तिका जोशी, हम 6 महिलाओं को सिलेक्ट किया। और तब क्योंकि पहले कोई महिला अधिकारी ऐसे वॉरशिप में या किसी सेलिंग एक्सपीडिशन में गई नहीं है, तो हमारा पूरा ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम बनाया गया, जहाँ पे हमें एक सेल बोट जो कि एक सिर्फ हवा को अपने फ्यूल की तरह यूज़ करके आगे बढ़ता है, उसको कैसे चलाया जाए, बहुत सारी इक्विपमेंट्स होती हैं, उन सबको कैसे इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि हवा के माध्यम से बोट चलती है, हाउ टू प्रिडिक्ट वेदर, और नेविगेशन कैसे किया जाए, क्योंकि समंदर की मैप्स जो गूगल मैप्स हैं उनसे काफ़ी अलग होती हैं। हाँ, उसमें कोई रास्ते भी नहीं होंगे, रास्ते नहीं होते तो हमें खुद का रास्ता जो है हवा जहाँ पे बह रहा है उसके हिसाब से चेंज करके और यूज़ करके जाना पड़ता था। और कम्युनिकेशन जो है, क्योंकि हम इतनी दूर जा रहे थे पूरा पृथ्वी का भ्रमण करने, तो सैटेलाइट के थ्रू कैसे कम्युनिकेट किया जाए, ये सारी चीज़ें, और जो ये सारा इक्विपमेंट है अगर वो ख़राब हो जाए तो उनको कैसे ठीक किया जाए, ये सब हमें खुद से ट्रेनिंग लेके सीख के और बोट को चला के करना पड़ा। तो ये एक्सपीडिशन प्लान टू स्टार्ट इन 2017, तो मैंने इस टीम को 2016 ज्वाइन किया था, जब से हमने ये सारी ट्रेनिंग शुरू की थी। आपका एक्सपीडिशन था नाविका सागर परिक्रमा, तो मेरे ख्याल से ये अगस्त 2017 में शुरू हुआ। और कितना टाइम लगा आपको पूरे दुनिया का चक्कर काटने में? पूरी दुनिया का चक्कर काटने में हमें 256 डेज लगे, तकरीबन 10 महीने या 8 से 9 महीने, 9 महीने आई वुड से, जिसमें 9 महीने में से हमने करीब 40 दिन जो हमने बहुत सारे स्टॉप ओवर्स लिए थे, 4 स्टॉप ओवर्स लिए थे, उनमें बिताए, और बाकी 190 डेज वर एट सी। तो 190 डेज मतलब ऑलमोस्ट 6 महीने से ज़्यादा आप सी में थे, समुद्र में थे। यस। और कहाँ कहाँ स्टॉप ओवर हुए आपके ऐश्वर्या? तो क्योंकि हमारी छोटे से बोट में, अगर हम बोट के पिक्चर्स को देखें तो ये काफ़ी छोटी बोट है, जिसमें जो लिविंग स्पेस है जहाँ पे लोग रह सकते हैं वो सिर्फ 6 फुट बाय 6 फुट का है। तो क्योंकि छोटी बोट में हम काफ़ी फूड और फ्यूल सप्लाई एकोमोडेट नहीं कर सकते, तो हमें स्टॉप्स लेना पड़ा ताकि हम रुक के रिप्लेनिश कर पाएँ। तो एक वो रीज़न था, और काफ़ी ऐसी रिपेयर्स होती हैं जो एक्सटर्नली बोट में होती है, जो हम जब बोट चल रही है तो नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने डिसाइड किया कि हम स्टॉप्स लेके पृथ्वी का भ्रमण करेंगे। तो कहाँ कहाँ थे आपके स्टॉप्स? सो हमारे स्टॉप्स हमने डिसाइड किया कि एक स्टॉप हम इंडियन ओशन ख़त्म होने के बाद रखेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया वाज द फर्स्ट स्टॉप, पर्थ। एंड देन पर्थ में रुकने के बाद हमने डिसाइड किया कि क्योंकि पर्थ इंडियन ओशन क्रॉस करने के बाद पैसिफिक ओशन आ जाता है, और पैसिफिक ओशन काफ़ी बड़ा है जहाँ लैंड मास नहीं है। सो द नेक्स्ट स्टॉप ओवर वाज न्यूजीलैंड, क्योंकि एक बार न्यूजीलैंड हमने क्रॉस कर लिया तो द नेक्स्ट लैंड वी वुड सी वुड ओनली बी फॉकलैंड आइलैंड्स। और हमने फॉकलैंड आइलैंड्स इसीलिए चुना क्योंकि that is the closest land and it is also a I would say friendly country with India. यूके टेरिटरी, यूके के टेरिटरी में आता है। तो फॉकलैंड आइलैंड्स के बाद हम साउथ अफ्रीका, एंड देन साउथ अफ्रीका से ओरिजिनल प्लान वाज टू कम बैक टू इंडिया, बट उस दौरान हमें काफ़ी एक इंजन का रिपेयर हुआ था, लाइक एट सी, सो वी हैड टू टेक अ इमरजेंसी स्टॉप ओवर इन मॉरिशस। इसको आपको लग गए तकरीबन 9 महीने इस पूरे साइकिल को कंप्लीट करने में। Yes. तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? कुछ कहीं ऐसा लगा कि ये मैं कहाँ फंस गई, इससे अच्छा तो ज़मीन पे ही रहती? जब मैंने शुरू किया था, जब हमने सेलिंग बस शुरू की थी और हम सब नए थे इस एक्सपीडिशन के लिए, और मैं
एक्चुअली मैं आखिरी मेंबर थी इस टीम को ज्वाइन करने के लिए, बाकी सब मेरे से पहले सेल कर चुके थे और एक्सपीरियंस आ चुका। वो एक दूसरे को भी जानते थे। एक दूसरे को भी काफ़ी अच्छे से जानते थे। तो एक तो मेरी जान पहचान भी होनी थी टीम से, बट एक फॉर्चुनेट बात ये थी कि मेरी एक खुद की बैचमेट्स थी बोर्ड पे, और मेरी इमीडिएट सीनियर नेवल आर्किटेक्चर से ही जो सीनियर थी वो बोर्ड की कैप्टन थी। तो ये थोड़ा कंफर्टिंग था मेरे लिए। और बट जब हमने सेलिंग करना शुरू किया तो पहला एक्सपीडिशन हमारा गोवा से लेकर मॉरिशस तक था, और सिर्फ 3-4 दिन ही हुए थे कि हमने इंडियन कोस्ट क्रॉस किया था, और बहुत तेज़ बारिश होने लग गई जब हम बोट में, और क्रू भी काफ़ी नई थी। इट वाज नॉट लाइक बाकी जो 5 महिला थी उन्होंने काफ़ी दिन से सेल कर रखा था, वो भी काफ़ी कुछ महीनों से ही कर रही थी। तो यूजुअली अगर बारिश होती है तो हम पहले से ही बादल को आना देख के वी आर प्रिपेयर्ड विद आवर रेन कोट्स और गेयर्स टू गो एंड टेक द बोट इन कंट्रोल। बट ऐसी परिस्थिति नहीं थी, और हम सबको जैसे के वैसे भाग के बोट को कंट्रोल में लेना पड़ा, और मैं पूरी तरह से भीग चुकी थी और कांप रही थी, और तब मैंने सोचा कि ये कहाँ आके फंस गई मैं। इससे अच्छा तो मैं लैंड पे ही थी। लेकिन जैसे जैसे आई थिंक हम ज़्यादा सेल करते रहे और एक्सपीरियंस गेन करते रहे, और हमने देखा कि समंदर काफ़ी साफ़ है, और जो पोल्यूशन है, ट्रैफिक है, वो तो लैंड पे है, समंदर में समंदर खाली है, और हम जो हमारा नेचर वी कुड देख के उसको एंजॉय कर सकते थे। तो 190 दिनों के दौरान ऐसा कोई वाक़या जहाँ आपको बहुत डर लगा हो कि आज शायद ख़त्म ही हो जाएंगे या डूब जाएंगे? ये तो मतलब एक छोटी सी बोट है, 6 लेडीज़ अकेली हैं उसमें, 100-200-400 किलोमीटर तक कोई नहीं, और आप एक सिर्फ सेल बोट में हैं। तो ऐसा कुछ हुआ कि जिसमें आपको बहुत डर लगा हो कि यार आज शायद मेरा लास्ट डे है? ये हुआ था सदर्न ओशन, जो हम पैसिफिक ओशन बोलते हैं, सदर्न ओशन जो लोकेटेड है, और स्पेसिफिकली एक पैसेज है सदर्न ओशन में जो कि साउथ अमेरिका के नीचे और अंटार्कटिका के ऊपर आता है। इसको ड्रेक पैसेज बोलते हैं। और ये जो एरिया है, केप हॉर्न इज़ द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ साउथ अमेरिका, जिसको सेलर्स ग्रेवयार्ड बोलते हैं, कि यहाँ से जो भी शिप गुजरी है वो या फिर एक्सीडेंट हुआ है, बहुत सारी शिप्स वहाँ डूबी हैं। जस्ट हम थोड़े दिन में ही केप हॉर्न को क्रॉस करने वाले थे, और एक स्टॉर्म सिस्टम था, एक तूफ़ान था जिसको हम काफ़ी दिन से मॉनिटर कर रहे थे, और हमने देखा कि वो काफ़ी पास से गुज़र रहा है। तो हम अपनी दिशा बदल रहे थे कि ये सोच के कि शायद हम इसको अवॉइड कर पाए। लेकिन एक दिन ऐसा आ ही गया जब हम तूफ़ान में घुस गए, और ये जो तूफ़ान में घुसे थे हम, इट लास्टेड फॉर 20 आवर्स। और जब हम तूफ़ान शुरू हो रहा था, जब तूफ़ान ने हमें हिट किया, वो शाम के 6 बजे थे। अब जब तूफ़ान आता है समंदर में स्पेसिफ़िकली, ये पर्टिकुलर तूफ़ान जो आया था वो एक सुनामी के मैग्नीट्यूड का बोल सकते हैं, क्योंकि हम समंदर में थे। इट जस्ट फील्स लेसर, बट बहुत ही काफ़ी बड़ा तूफ़ान था। और साउथ पैसिफिक ओशन में ऐसे तूफ़ान का आना जाना काफ़ी कॉमन होता है। तो क्यों ऐसा साउथ पैसिफिक में? साउथ पैसिफिक वन रीज़न इज़ क्योंकि वहाँ पे लैंड मास कम है। अगर आप देखें, इंडियन ओशन इज़ सराउंडेड बाय लैंड, तो जो लहरें बह रही हैं उनको देयर इज़ अ स्टॉपेज और ब्रेकेज समवेयर जब वो लैंड को हिट करते हैं। साउथ पैसिफिक ओशन स्पेसिफिकली दिस एरिया नहीं है, क्योंकि on the right and left at least to 4,500 miles there is no land, जहाँ पे हमने तूफ़ान का सामना किया था। तो ये तूफ़ान जो है 20 घंटे तक लास्ट हुआ था, रात में हुआ था, एंड बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि जो हमारे महिला क्रूमेट है, जो मेरे बिल्कुल साथ में बैठी है, वो जो बोल रही थी मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, तो हमें इशारों से एक दूसरे से बात करना था। इतनी बारिश तेज़ और हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही थी,
ऊपर से लहरें जो हैं वो एक 9 मीटर्स हाई, सो दैट्स लाइक अ 3 स्टोरी बिल्डिंग कमिंग एंड क्रैशिंग. और लहरें जो है इन यूजुअल वेदर कंडीशन इट कम्स एट अ फ्रीक्वेंसी कि हम से एक लहर आती है तो वी कैन काउंट 1 2 3 4 5 एंड द नेक्स्ट कम्स. तूफान में ऐसा नहीं होता, लहर कहीं से भी आ सकती है और क्रैश हो सकती है. एक ऐसा हादसा भी हुआ था उस 20 घंटे में जब एक बहुत बड़ी लहर ने आके इट क्रैश्ड ऑन द बोट. और फॉर फ्यू सेकेंड्स मैं बोट के अंदर थी एंड बोट के बाहर 3 जो हमारे क्रूमेट्स थे वो बोट को कंट्रोल कर रहे थे. और मैंने बाहर जाके देखा तो मैंने देखा व्हील पे कोई नहीं है. सो मैं सोच रही थी कि कहीं हमारी कैप्टन वर्तिका मैम जो बोट पे थी वो कहीं समंदर में तो नहीं जाके गिर गई, क्योंकि द वर्स्ट सिचुएशन इन अ स्टॉर्म इज़ कोई जाके समंदर में गिर जाए, क्योंकि ना हम उनको रेस्क्यू कर पाएंगे ना हम उनको लोकेट कर पाएंगे. तो बाहर फिर एक चीज़ सेफ्टी वाज द बिगेस्ट प्रायोरिटी. तो हम जब वाटर रिसीड हो गया तो देखा कि उन सब ने हार्नेस लगा रखा था और दे वर स्टिल हैंगिंग ऑन टू इट एंड वर ऑन द बोट. तो बोट को कंट्रोल करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है ऐसे सिचुएशन में. तो तीन जो है हम 3 लोगों को मिलके कंट्रोल करना था और 3 की रिप्लेसमेंट 3 ही थी और काफ़ी स्ट्रेंथ लग रहा था बोट को कंट्रोल करने में. सो आई थिंक वो एक ऐसा फेज़ एंड द मोस्ट डिफ़िकल्ट फेज़ जो इवन जब मैं अभी भी याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे कांप जाते हैं कि क्या दिन था वो. और काफ़ी आई थिंक उस दिन मुझे शायद लगा कि अगर हम इस स्टॉर्म को पार शायद नहीं कर पाएंगे क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था. और अगर 1 सेकंड के लिए भी हमने लापरवाही दिखाई होती तो हम समंदर ऐसी जगह डूब जाते जहाँ पे कोई हमें ना ढूंढ पाता. और क्लोजेस्ट रेस्क्यू भी 2 दिन दूर था. 2 दिन दूर? 2 दिन 48 आवर्स. लेकिन इस सब के साथ साथ मज़ा भी आया होगा बहुत घूमने में, और अलग अलग आपको 4 अलग अलग पोर्ट्स में जाने का मौका मिला और एक दुनिया को समुंदर से सरकम नेविगेशन करना, ये इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग थिंग. या आपको लगता है कि ऐसी कोई बात जो सिर्फ एक ऑल वुमन क्रू में शिप के ऊपर हो सकती है? आई थिंक एक सेइंग होता है सेलर्स का स्पेसिफिकली इज़ व्हाट हैपन्स इन द बोट स्टेज इन द बोट. तो फ़नी चीज़ें काफ़ी होती हैं कि हमें बोट के काम जो है जैसे नेविगेट करना, बोट के सेल्स को सेट करना और जो भी बोट के रिलेटेड और नेविगेशन के रिलेटेड डायरेक्शन इस्टेब्लिश करने के हिसाब से जो भी काम होता था करने के लिए सब भी आगे आ जाते थे. लेकिन जैसे जो डोमेस्टिक काम होता है जैसे बर्तन साफ़ करना, खाना बनाना, ये सब भी हमें खुद से करना पड़ा. और इट वाज नॉट लाइक वी वर प्रोफेशनल शेफ्स और वी वर ट्रेन टू कुक. तो ये काफ़ी डिफिकल्ट और ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हमारे बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ होती थी. और मन तो ये भी करता है कि इसको मैं धक्का दे के फेंक दूँ, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि छोटी सी बोट है. अब हम जाएंगे भी तो भी जाए कहाँ. रहना उसी बोट पे है और रहना साथ में है. तो बहुत काफ़ी फ़नी इंसिडेंट्स हुए हैं. तो 6 लोगों के साथ एक छोटी बोट में रहना तो एक मिनी बिग बॉस हो गया. हाँ, इट इज़ अ बिग बॉस जहाँ पे बट देयर आर नो कैमराज एंड माइक्स. तो इस 100 या 6 महीने की आपकी जो सागर परिक्रमा रही एक पतवार वाली छोटी सी बोट में, तो कोई ऐसा लाइफ लेसन आपका जो आपको लगता है कि ये मेरे साथ पूरी ज़िंदगी चलेगा? काफ़ी लाइफ लेसन्स मैंने सीखी कि सबसे पहले जो चीज़ है जो चीज़ को हम वैल्यू नहीं करते, जैसे छोटी छोटी चीज़ को का इम्पोर्टेंस पता चला. जैसे पीने का पानी हमारा जो है ख़त्म हो गया था. देयर वाज अ फेज़ जहाँ पे हमारा पीने का पानी ख़त्म हो गया था और जो हमारा ऑन बोर्ड रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट है वो काम नहीं कर रहा था. सो देयर इज़ अ ओल्ड सेइंग दैट सेज वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक. तो ऐसी परिस्थिति आ गई थी. बिजली जो है लाइट काफ़ी कम होती थी हमारे बोट में, तो हम उसको कंजर्व करते थे क्योंकि हमारा जो डीजल इंजन था वो हवा के माध्यम से ही चार्ज होता था. तो अगर ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे हवा नहीं मिलता समंदर में,
तो इसीलिए हमने कंजर्व करना, जो छोटी छोटी चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इनको वैल्यू करना सीखा। वेरी नाइस ऐश्वर्या, बड़ा मज़ा आया आपकी स्टोरी सुनने में, स्टार्टिंग से आपके एक्सपीडिशन तक। तो चलते हैं अभी एक रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर की तरफ। और आर यू रेडी? यस। ओके। तो व्हाट इज़ द हैप्पीएस्ट मोमेंट आपका नेवल करियर का? सबसे हैप्पी मोमेंट क्या था? आई थिंक द फर्स्ट हैप्पी मोमेंट था जब मैं नेवी में भर्ती हुई और मेरी पहली जो स्ट्राइप्स, जो फीती हम बोलते हैं, वो मेरे पेरेंट्स ने दिया। दैट इज़ द हैप्पी मोमेंट। और दूसरा हैप्पीएस्ट मोमेंट मेरे नेवल करियर का था जब मुझे नौसेना मेडल पता चला कि मुझे नौसेना मेडल गैलेंट्री दिया जा रहा है। जैसे मैंने पहले भी दर्शकों को बताया कि ऐश्वर्या तेलंगाना स्टेट की पहली महिला अधिकारी हैं जिनको एक गैलेंट्री अवार्ड दिया गया है। हैप्पी मोमेंट के अलावा आपका कोई नेवी में रहते हुए रिग्रेट? डेफिनेटली एक ही रिग्रेट है मेरा कि जब नेवी से निकलने के पहले आई वॉज पोस्टेड इन विशाखापट्टनम। तो जो मेरा घर था, इट वाज लोकेटेड ऑन अ हिल टॉप, और एक 270 डिग्री व्यू था समंदर का। तो वो मैं उस घर को छोड़ना मैं काफ़ी रिग्रेट करती हूँ। ठीक है। तो नेवी का ऐसा क्या बदलना चाहोगे अगर आपको मौका मिले कि आप नेवी में कुछ बदलना चाहते हो, तो क्या चाहोगे, क्या बदलना चाहोगे? हर छोटी चीज़ को काफ़ी ऑफेंसिवली लिया जाता है। अब मैंने देखा है हमारे यहाँ इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू हुई है और मिलन हुआ है जहाँ पे दूसरे देश की नेवी की जो शिप्स हैं वो आके रहती थी, और we saw that the relationship between the commanding officer and the soldiers is very Easy. cool and easy. If say a subordinate has a problem, वो काफ़ी फ्रीली जाके बोल सकते थे, जबकि यहाँ पे काफ़ी सोच के बताना पड़ता है कि एक प्रॉब्लम जो है वो कैसे बताया जाए। शायद उसी में काफ़ी टाइम चला जाता है। तो I think people should just take it easy and not be so strict about it. But Navy is famous for this. Navy का तो कहते हैं कि कल्चर काफ़ी स्ट्रिक्ट है। तो अगर आप नेवी में नहीं आती तो फिर क्या करती? नेवी में नहीं आती तो लाइक एनी इंजीनियर फ्रॉम हैदराबाद मैं मास्टर्स करने चले जाती US and might have married a guy who's settled in US and been there, and then nobody would have known who is लेफ्टिनेंट कमांडर ऐश्वर्या बोड्डापाटी। अरे वेरी नाइस। तो लाइफ बिल्कुल ही अलग होती है आपकी, है ना? एब्सोल्युटली। तो आपने नेवी देख ली, आपको थोड़ा बहुत आर्मी की भी जानकारी है, एयरफोर्स की भी जानकारी है, और आप अंडमान निकोबार कमांड में रहे हो, अंडमान में रहे हो। सो ऑन अ स्केल ऑफ 10 प्लीज रेट आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। सो I think it is a very well-known fact, at least for people who have been in the armed forces, कि on a scale of 10 or in the hierarchy of rating, it is always Army, Navy, Civilian, Coast Guard, and then Air Force. No offense to the people. But from we Air need a Force. number, Aishwarya. We need a number. Okay, so I will give Army a 9. Okay. Navy a 8. Okay. And Air Force a 5 or a 4. Wow. और मुझे पता है कि you are married to someone who belongs to an Air Force family. है ना? तो वो ये सुनेंगे तो आई एम श्योर बहुत मजा आएगा। I hope you edit it out. तो ऐसा कोई वाकया हुआ आपके साथ बीइंग अ लेडी ऑफिसर इन नेवी जो आपको लगता है कि काफ़ी क्रेजी था, या कोई बहुत ही वैकी टाइप वाकया जो आपको याद हो अपनी सर्विस के दौरान? आई वुड से एक ऐसा वाकया हुआ था जब हम इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के लिए विशाखापट्टनम में थे, और मेरा काम था कि जो मेड इन इंडिया इनिशिएटिव है, चीफ मिनिस्टर आने वाले थे ऑफ द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, और उनको डेमॉन्स्ट्रेट करना था जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के हिसाब से हमने जो भारतीय नौसेना ने बनाया है उसको डेमॉन्स्ट्रेट। सो उसके पहले आई थिंक इट वाज डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो आए थे, हु वाज टेकिंग केयर ऑफ द अरेंजमेंट्स फॉर चीफ मिनिस्टर, और वो काफ़ी आई वुड से
पुशी थे और बता रहे थे नेवल ऑफिसर्स को कि वो कहाँ खड़े हो और कैसे खड़े हो, तो मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और इन नेवी आई थिंक इन नेवी और एनी अदर आर्म्ड फोर्सेस वी आर समवन हु टेक ऑर्डर्स डायरेक्टली फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो मुझे उनसे जाके उनको बताना पड़ा कि उनसे मेरे को आर्ग्यू करना पड़ा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, एंड आई हैड अ वर्बल टिफ विथ हिम। सो ये आई थिंक मोस्ट वैकी थिंग, बिकॉज आई वॉज इन यूनिफॉर्म और आई शोड हिम हिज प्लेस। एंड दिस कमिश्नर आई डिड चेक आउट कि वो जो सीनियरिटी हम देखते हैं, प्रोटोकॉल सीनियरिटी वाज द सेम, तो ही हैड नो राइट टू बी सो पुशी, बट या दिस इज नाइस। तो इसके बाद नेवी ने आपको सपोर्ट किया? एब्सोल्यूट, आई थिंक किसी ने कुछ बोला नहीं, सो आई सपोर्टिव हुआ फिर, इट वाज सपोर्टिव, या। तो ऐश्वर्या आपको ले जाते हैं वापस एकेडमी के दिनों में, सो कोई ऐसा डायलॉग आपको याद हो वहाँ का जो काफ़ी कॉमन हो नेवल एकेडमी में? हमारा एक देवर स्क्वाड्रन्स जिसमें अभी डिवाइड किया गया था जब मैं थी नेवी में, अब वो चेंज हो गया है। पहले इट वाज आंग्रे, मरक्कर, परेरा एंड मल्ला। इट वाज नेम्ड आफ्टर द मोस्ट फेमस नेवल हीरोज और मैरीटाइम हीरोज आई वुड से। तो हमारे आई वाज इन द मरक्कर स्क्वाड्रन, और हमारा war cry, or I would say the squadron cry was Vini Vidi Vici. We came, we saw, and we conquered. So we always used to shout that, and yeah. ऐश्वर्या, एक सवाल है जो मैं सभी ऑफिसर्स से पूछता हूँ या जो भी इधर आते हैं पॉडकास्ट में उनसे पूछता हूँ, और जेंडर न्यूट्रलिटी के हिसाब से मुझे आपको भी पूछना पड़ेगा कि आपका फेवरेट ड्रिंक क्या है? मेरा फेवरेट ड्रिंक वाइन है, और ये इसीलिए हुआ क्योंकि जिस भी देश हम गए थे हमारे सर्कम नेविगेशन में, वहाँ पे अगर आप किसी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड इवन फॉकलैंड आइलैंड्स, कोई आपको अगर आप उनके घर जाओ तो पानी नहीं देते पीने के लिए, दे गिव वाइन। सो तब से वो आदत हो गई है, वाइट वाइन। या विल टेक यू बैक टू योर एकेडमी डेज, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक लेडी कैडेट को नेवल एकेडमी में कभी नहीं करनी चाहिए? A lady cadet should never smile. Never smile? क्योंकि आई थिंक एक हमारी ऐसी बैचमेट थी, आई डोंट नो इफ शी इज स्टिल सर्विंग और शी लेफ्ट, बट वो हमेशा, चाहे कोई पनिशमेंट हो, चाहे हम कीचड़ में रोलिंग कर रहे हों या कुछ भी सीरियस सिचुएशन, वो स्माइल करती रहती थी। और पूरी एकेडमी ने 100 बार लिखा है पेपर में कि शी विल नॉट स्माइल। So one thing in academy that a lady cadet should not do is smile. Great. Aishwarya, not only have you conquered the 7 seas, but you have also conquered this podcast. Thanks for being here. आप भी हमारे साथ जुड़े रहें। ये थी कहानी लेफ्टिनेंट कमांडर ऐश्वर्या की, जिन्होंने अपनी एक छोटी सी बोट में, छोटी सी नाव में अपनी 6 साथियों के साथ पूरे विश्व का समुद्र भ्रमण किया और सक्सेसफुली किया, और उनको इस काम के लिए नौसेना मेडल से नवाजा गया। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, ऐसे ही बने रहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सुन के बहुत मज़ा आया होगा लेफ्टिनेंट कमांडर ऐश्वर्या की स्टोरी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, स्टे विद अस। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। Okay, so somebody asked me how did I face negativity in army. My answer is like negativity is a human trait. Generally everybody faces it. The only way to go forward is stay positive, keep smiling, and lead by example. Then somebody asked me, the same person I think asked me that what was the toughest challenge that I faced. So I think during my command, when I was commanding a body of troops, it was a 64-year-old unit which had never been awarded for doing well. And I knew they always had it, to motivate them into their own abilities, to lead them, and finally getting an award at an Indian Army level after 64 years was a very tough challenge, but achievable. Lastly, somebody asked me that why did I leave Army? So the answer is that I think I had seen the best side of Army,
and I wanted to give others chance and wanted to see the other side of life, which is in the civil world. Anyway, eventually everybody does leave army, it does retire. So I just took an early retirement to see the other side of life, having done everything that one could probably dream of in army.